Hello students, in today's video we are going to study about electromagnetic waves. Basically we'll do the numericals of this chapter. So हम इसके numericals करेंगे आज, लेकिन बेटे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, उससे क्वेश्चंस करना भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले तो जो हेडिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, आपको अगर डिफ़ाइन करने के लिए आता है कि डिफ़ाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सो हाउ कैन यू डिफ़ाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। सो मैंने यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखा है, आप वेवलेंथ भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स आप ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, आइदर आप कह दो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अरेंज कर दें हम, ठीक है, क्लासीफाई कर दें आइदर इन द ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और आइदर इन द ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। वो एक ही चीज़ है, एक ही मतलब है। तो आप पहली भी आप बात तो बेटे, जहाँ मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखा है यहाँ वेवलेंथ भी आ सकता है, आप वेवलेंथ भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। Now see here, the classification of electromagnetic waves according to frequency और wavelength, ठीक है, दोनों में से और भी करके लिख सकते हो या इंडिविजुअली कोई एक लिख दो। सो क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ऐसे भी कह सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, आइदर इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग वेवलेंथ इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको हम अरेंज कर दें, ठीक है, इस तरीके से अरेंज कर दीजिए कि पहले लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, आइदर आप इस तरीके से अरेंज कर दीजिए कि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर जो मैंने ऑर्डर लिखा है बेटे, दीज आर electromagnetic waves, radio waves, microwaves, infrared waves, then visible light, then ultraviolet, x-rays, gamma rays. These are all types of electromagnetic waves. लेकिन मैंने इसको अरेंज किस तरीके से किया है बेटे, जो रेडियो वेव्स हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम है। ध्यान रखना बेटे मैंने क्या लिखा है, इनकी वेवलेंथ मैक्सिमम है। और गामा रेज जो है बेटे अमंग ऑल दीज वेव्स, इन वेव्स की बात करी हूँ बेटे, ऐसे नहीं कह रही हूँ बेटे नेचर में सबसे मिनिमम मैक्सिमम की बात करी हूँ। अमंग दीज वेव्स जो मैंने ऑर्डर लिखा है, सो अमंग दीज रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम है, ठीक है, और जो गामा रेज है, ठीक है, उनकी वेवलेंथ जो है बेटे मिनिमम है। अब आप जानते हैं बेटे म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, तो ये तो आप पहले से जानते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है आपने, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है बेटे, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। तो यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं आप ये फॉर्मूले से कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है बेटे, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, इसका मतलब हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, और जिसकी वेवलेंथ मिनिमम है उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है बेटे, इन्वर्स है। अगर एक फैक्टर इंक्रीज करेगा, अगर हम कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है तो वेवलेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटे, डिक्रीज हो जाएगा। इफ़ आई एम सेइंग कि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और बेटे गामा रेज की जो वेवलेंथ है इन वेव्स के अकॉर्डिंग जो बेटे अमंग देखा जाए तो बेटे गामा रेज की जो वेवलेंथ है वो मिनिमम है इन के अकॉर्डिंग जो भी हमारा ऑर्डर है। तो यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, सो यानी कि रेडियो वेव से जब हम मूव करें बेटे टूवर्ड्स द गामा रेज, सो बेटे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। ध्यान रखना बेटे, क्योंकि जहाँ वेवलेंथ डिक्रीज करेगी वहाँ फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज। यहाँ देखो वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है, सो वेवलेंथ मैक्सिमम होती है रेडियो वेव की, वेवलेंथ इज मिनिमम फॉर द गामा रेज। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम है बेटे, सो दिस इज मिनिमम। ध्यान रखना बेटे फ्रीक्वेंसी मिनिमम है किसके लिए बेटे, रेडियो वेव्स के लिए, एंड फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम फॉर गामा रेज, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक क्या है, गामा रेज, बिकॉज बेटे एनर्जी आपके पास क्या होती है, E इक्वल्स टू एच म्यू। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, क्लास 11 में केमिस्ट्री में भी पढ़ा आपने। एनर्जी ऑफ अ फोटोन, बंडल ऑफ एनर्जी, ठीक है, पैकेट ऑफ एनर्जी क्या रहता है बेटे, एच म्यू, फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो क्या इंक्रीज करेगी बेटे, एनर्जी। एंड हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, ठीक है, देन वेवलेंथ तो बेटे डिक्रीज कर रही है, एंड वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी
इन्वर्स है। अगर वेवलेंथ डिक्रीज करेगी डाउनवर्ड, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। तो आप देखेंगे बेटे वेवलेंथ फ्रॉम अप टू डाउन मूव करने पर डिक्रीज कर रही है, सो वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग, राइट। सो विल से दैट फ्रीक्वेंसी जो है बेटे वो अप टू डाउन मूव करने पर क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, वो कह देंगे आपको 3 वेव्स दे देंगे कि माइक्रोवेव्स है बेटे, एंड देन विजिबल लाइट है, देन गामा रेज है। देन इनको अरेंज करिए इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, आइदर डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी, या फिर वो कह दे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो अगर आप इस सीक्वेंस को याद करेंगे, ठीक है, तो आपको ये लर्न करना होगा सबसे लीस्ट एनर्जी, सबसे कम एनर्जी होती है बेटे रेडियो वेव्स के पास में, देन उससे ग्रेटर माइक्रोवेव्स, ठीक है, और डाउनवर्ड मूव करते हैं तो एनर्जी इंक्रीज होती है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है किसके पास में, गामा रेज के पास में। दीज आर हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस, ठीक है। सो दैट मीन्स सबसे लेस एनर्जी रेडियो वेव्स के पास, उससे ग्रेटर माइक्रोवेव्स, उससे भी ग्रेटर इंफ्रारेड, देन इंफ्रारेड से ग्रेटर एनर्जी विजिबल लाइट, विजिबल लाइट से ग्रेटर एनर्जी अल्ट्रावायलेट, देन एक्स रेज, और सबसे ग्रेटर एनर्जी किसकी होती है, गामा रेज की। सो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमंग दीज वेव्स विच वेव इज हैविंग हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेट करने की पावर, कि ये बोर्ड को भी क्रॉस करके अंदर चला जाए, तो पेनिट्रेट करने की पावर किसकी सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी बेटे। सो गामा रेज की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है, ठीक है। और रेडियो वेव्स की क्या होगी बेटे, मिनिमम रहेगी अमंग दीज वेव्स, ठीक है। इन वाली वेव्स के बारे में हम बात करते हैं तो ओके बेटे। सो जैसे मैंने आपको यहाँ लिखा है कि ऑर्डर लिखा मैंने, ठीक है, इसी तरह से कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि इस ऑर्डर को अलग तरीके से लिखा होगा। उसने लिखा होगा सबसे पहले जो है गामा रेज, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी की बात करें, गामा रेज, देन उसके बाद में एक्स रेज। सो इसकी एनर्जी बेटे, एनर्जी की बात करियो, एनर्जी मैक्सिमम, एंड एनर्जी क्या होता है, एच म्यू, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। सो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी हमारे पास में, गामा रेज, देन एक्स रेज, देन इसका रिवर्स करना है बेटे अल्ट्रा वायलेट रेज, देन विजिबल लाइट, देन इंफ्रारेड वेव्स, देन बेटे माइक्रोवेव्स, एंड देन रेडियो वेव्स, राइट। सो दैट मीन्स अब हमने किस ऑर्डर में अरेंज कर दिया है इसको, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि अप से डाउन अगर हम मूव कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बेटे डिक्रीज हो रही है, बिकॉज हमने सबसे टॉप पे किसको रखा है, गामा को। डाउनवर्ड जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और हम ऐसे कह सकते हैं बेटे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में, यानी कि वेवलेंथ अगर हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो क्या हो रही है, इंक्रीज, बिकॉज बेटे वेवलेंथ सबसे मिनिमम किसकी होती है, गामा रेज की, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम उसकी वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम। सबसे पहले तो जो भी मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है बेटे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वीडियो पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो बेटे। एक तो आपको यहाँ से डेफिनेशन मिलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है आपके पास में, दैट मीन्स आप कैसे बताएंगे, क्लासिफिकेशन की जगह आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं अरेंजमेंट भी, क्लासिफिकेशन ऑफ और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिक्रीजिंग भी लिख सकते हैं, दैट्स योर चॉइस, जस्ट ऑर्डर में अरेंज कर देना है, आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, और वो भी बेटे फ्रीक्वेंसी ले लीजिए या वेवलेंथ, ठीक है। सो दिस अरेंजमेंट ऑफ ईएम वेव्स, यानी कि दोनों जो मैंने अरेंजमेंट किए हैं, ठीक है, कोई भी एक ऑर्डर आप लर्न कर लीजिए, दिस ऑर्डर इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसके बाद में बेटे जो इसमें से मेन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, एक तो इनकी वेवलेंथ रेंज, कि इनकी वेवलेंथ रेंज क्या होती है, देन इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है, वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बेसिकली बेटे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाने के बाद में ब्रीफली एक्सप्लेन करने के बाद मुझे न्यूमेरिकल्स कराने हैं। सो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटे, स्पेक्ट्रम मिलेगा, एंड दिस स्पेक्ट्रम आपकी चॉइस है किस तरीके से आपको अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर आपकी चॉइस है, कोई भी एक लर्न कर लेना। जल्दी से बेटे इसको पॉज करिए, ठीक है, एंड कॉपी करिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर ईएम वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ न्यूमेरिकल्स अगर हमें अटैम्प्ट करने हैं, सो अगर मैं आपको रिवाइज कराऊँ बेटे, जो आपने चैप्टर में पढ़ी हैं कुछ प्रॉपर्टीज़, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मेन इंपॉर्टेंट है बेटे, ये नहीं कि जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ अगर हम डिस्कस करें, सो इट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक वेक्टर, इनके अंदर एक इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, एक मैग्नेटिक वेक्टर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक अगर एक्स एक्सिस के अंदर हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तो एक वर्टिकल है,
एंड दोनों मिलकर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड अ मैग्नेटिक वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यानी कि इलेक्ट्रिक वेक्टर मैग्नेटिक वेक्टर जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होंगे. अब इसका मीनिंग क्या है? इफ इलेक्ट्रिक वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड मैग्नेटिक वेक्टर इज अलोंग वाई एक्सिस, देन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव विल बी अलोंग जेड एक्सिस. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बेटे, जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, अगर इलेक्ट्रिक वेक्टर आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है, मैग्नेटिक वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग है, तो वेव का प्रोपगेशन कहाँ होगा बेटे? जेड एक्सिस. तभी तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड अ मैग्नेटिक वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. एक्स और वाई ये भी दोनों परपेंडिकुलर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. ठीक है, ये एक मेन प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको बेटे अपनी क्लासेस में भी आपको एक्सप्लेन की है. देन उसके बाद में बेटे, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी UE, this is what electrical energy density associated with the electromagnetic waves is half epsilon naught into E square, electric field square. And similarly magnetic energy density UB, magnetic energy associated with the wave is half B square. जहाँ पहले E square था बेटे वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर, यहाँ म्यू नॉट है, यहाँ पे क्या है बेटे आपके पास में, सॉरी बेटे दिस इज एप्सिलॉन नॉट, दिस इज म्यू नॉट. सो दिस इज व्हाट मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी. Magnetic energy density associated with the EM wave is half B square upon mu naught, and electrical energy density associated with the wave is half epsilon naught into E square. ये एक आपके पास दो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं. आप चाहें तो बेटे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी. And this is what magnetic energy density. अभी एनसीईआरटी में एक आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं बेटे कि प्रूव करके दिखाइए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी विच आर एसोसिएटेड इन द EM वेव्स, यानी कि दोनों उसके अंदर प्रेजेंट होता है. इलेक्ट्रिकल वेक्टर की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक वेक्टर की वजह से मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी. एक क्वेश्चन आएगा, ये प्रूव करिए ये इक्वल है. ओके बेटे, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं आपको यहीं आपको प्रूव करा देती हूँ. फिर मैं एनसीईआरटी में उसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको नहीं प्रूव कराऊंगी, वो पार्ट आप यहीं पे देख लीजिए. अगर बेटे मैं कहूँ आपसे कि ये प्रूव करके दिखाइए, टू प्रूव, ढंग से देखना बेटे, आप प्रूव करिए कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड है और जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है EM वेव्स के पास में वो इक्वल हैं, दोनों इक्वल होंगे. इसको कैसे प्रूव करोगे? ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी अगर जानते हैं, क्योंकि मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लेकर ये डेरिवेशन भी कराया था आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो हमारे पास आंसर आया था हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर. दैन बेटे मैग्नेटिज्म में हमने एक रिलेशन पढ़ा है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट. ये भी बच्चे एक ऐसा फॉर्मूला है जो ज़्यादातर बच्चों को कई बार नहीं पता होता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू ज़रूर पता होती है. स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है बेटे आपके पास में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो ये नोन रहता है बच्चों को, 10 से भी पता होता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 9th में भी बच्चों को पता होता है, लेकिन ये रिजल्ट भी याद होना चाहिए बेटे अब आपको 12th में. ठीक है, कि स्पीड ऑफ लाइट किसके इक्वल होता है 1/स्क्वायर रूट, ठीक है, रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट. अब ये रिजल्ट अगर हमें याद है, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर का जो रेशो होता है. ठीक है, मैंने बताया था एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक वेक्टर टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक वेक्टर, दैट वाज E0/B0 किसके इक्वल है? स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, इसको मैं सिंपली बस इलेक्ट्रिक वेक्टर अपॉन मैग्नेटिक वेक्टर किसके इक्वल है? स्पीड ऑफ लाइट. तो यहाँ से इलेक्ट्रिक वेक्टर की वैल्यू निकाल लेंगे. अगर यहाँ से आप इलेक्ट्रिक वेक्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो स्पीड ऑफ लाइट इनटू मैग्नेटिक फील्ड ये आ जाएगा. सो बेटे अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रिक वेक्टर क्या आएगा हमारे पास? इलेक्ट्रिक वेक्टर मैग्नेटिक वेक्टर का रेशो EM वेव्स के अंदर, ये भी एक प्रॉपर्टी है. देखो बेटे यहाँ भी एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो गई. रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर टू द मैग्नेटिक वेक्टर इज व्हाट? कांस्टेंट. क्या होता है बेटे कांस्टेंट? वो स्पीड ऑफ लाइट. अगर मुझे इलेक्ट्रिक वेक्टर फाइंड करना है, सो दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इनटू मैग्नेटिक फील्ड, स्पीड ऑफ लाइट इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरे पास में आ गया. अब हमें अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ पता हैं EM वेव्स की, तो हम इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बेटे. अब आप चेकआउट करिएगा,
इलेक्ट्रिक वेक्टर दैट मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कितनी आएगी आपके पास में, दिस इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर। चेक करोगे बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन है, क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है, स्पीड ऑफ लाइट इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर करना है बेटे, इसका स्क्वायर कर देंगे, सो क्या रिजल्ट आएगा, सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, राइट। अब सी स्क्वायर की वैल्यू बेटे यहाँ देखना, व्हाट इज सी, स्पीड ऑफ लाइट 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, बेटे ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो c का स्क्वायर है तो यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो रूट हट जाएगा वहाँ से, सो दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी हमारे पास क्या आएगी, हाफ, दिस इज एप्सिलॉन नॉट, दिस इज सी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर करोगे बेटे तो रूट हट जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो सी स्क्वायर की प्लेस पे क्या आ गया बेटे, 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर रूट रिमूव हो गया, दिस इज बी स्क्वायर। नाउ यू कैन सी दैट एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा बेटे, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आप चेकआउट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी हमारे पास क्या आ गई है, हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, दिस इज बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। आप देखिए बेटे ये कौन सी एनर्जी डेंसिटी है, मैंने क्या बताया था अभी आपको, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, सो दिस इज व्हाट म्यू बी, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी हमारे पास में किसके इक्वल आ गया है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। सो हम कह सकते हैं बेटे ईएम वेव्स के अंदर जो एवरेज एनर्जी होती है वो इक्वली डिवाइड हो जाती है, 50% उसका इलेक्ट्रिकल कंटेंट होता है और 50% उसका मैग्नेटिक। सो जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेक्टर में इक्वली डिवाइड हो जाती है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी आ जाएगी ईएम वेव्स की कि उसके अंदर एनर्जी इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर में इक्वली डिवाइड होगी, यानी कि इक्वल एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगी, इक्वल एनर्जी मैग्नेटिक फॉर्म में होगी। ओके बेटे, इसके बाद में अब मैं आपको क्वेश्चंस पे लेकर जाती हूँ बेटे कि क्वेश्चंस हमें क्या करने हैं, और इससे रिलेटेड अगर मुझे एक्सप्लेन करना होगा कि फर्दर कोई प्रॉपर्टीज़ जो भी रह जाएंगी जो क्लासेस में रह गई हैं, मैं उसका अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी बेटे, लेकिन मैं क्लासेस में आपका पूरा कंटेंट कवर कराऊंगी। तो अब न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं आगे। सो दैट इज़ बेटे 8.1 और 8.2 मैं आपको क्यों नहीं करा रही हूँ, बिकॉज जब आप एनसीईआरटी ओपन करोगे तो आप देखोगे 8.3 से हम शुरू कर रहे हैं, बिकॉज 8.1 और 8.2 न्यूमेरिकल बेटे डिस्प्लेसमेंट करंट पे बेस्ड है, एंड डिस्प्लेसमेंट करंट बेटे इसी ईयर जो हमारा सिलेबस एडिट हुआ है ड्यू टू द कोविड सिचुएशन उसकी वजह से डिलीट हो गया है। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको सेपरेटली एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, ठीक है। उसके लिए अभी हमने डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं पढ़ा है, अभी हमने ईएम वेव्स के बारे में पढ़ा है, उनका प्रोडक्शन पढ़ा है, ठीक है, उनका डिटेक्शन पढ़ा है, एक टेबल मैंने आपको दिया था उसको क्लेम करने के लिए, देन यूजेस देखे थे हमने। डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में नहीं पढ़ा है क्योंकि वो डिलीट हो गया है सिलेबस से। तो अभी मैं 8.1 और 8.2 आपको नहीं कराऊंगी, पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करी बेटे 8.3 से, ठीक है। बैक क्वेश्चन देखेंगे, एनसीईआरटी ओपन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन जो मुझे अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन करना है, एनसीईआरटी ओपन कर लेना बेटे, एंड पेज नंबर 286। सो ओपन अप योर एनसीईआरटी ऑन पेज नंबर 286, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, चैप्टर नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 3। चैप्टर नंबर 8 इज़ व्हाट, ईएम वेव्स, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 मैं डिस्कस कर रही हूँ बेटे। सो अभी आपको क्या क्वेश्चन पूछा है बेटे, एक्स रेज हैं, उनकी वेवलेंथ है 10⁻⁻8 मीटर, रेड लाइट दैट मीन्स विजिबल लाइट का पार्ट है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ गिवन है, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ गिवन है। व्हाट इज आस्क्ड, व्हिच फिजिकल क्वांटिटी इज सेम, ठीक है, ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो तीनों के लिए सेम रहेगी। तो आपको दिख रहा है बेटे वेवलेंथ तो डिफरेंट है, यानी कि तीनों वेव्स की देखिए वेवलेंथ, एवरी वेव दैट मीन्स एक्स रेज, रेड लाइट एंड रेडियो वेव्स आर हैविंग इंडिविजुअली डिफरेंट वेवलेंथ, दैट मीन्स बेटे फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट आएगी। सो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो तीनों के लिए सेम रहेगा, स्पीड बेटे, जो स्पीड है वेव्स की, स्पीड ऑफ वेव्स, वो स्पीड सेम रहता है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो उसके लिए स्पीड कांस्टेंट है, कितना रहता है बेटे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना बेटे कांस्टेंट, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिक्रीजिंग ऑर्डर, याद होगा बेटे अभी बताया था, आइदर हम उनको स्पेक्ट्रम पढ़ा था हमने, अरेंजमेंट करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसका मतलब वहाँ से क्या समझ में आता है आपको, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, वेवलेंथ डिफरेंट होती है इंडिविजुअल वेव्स की, लेकिन बेटे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है स्टार्टिंग फ्रॉम द रेडियो वेव्स टू द गामा रेज, जो मैंने अभी ऑर्डर पढ़ाया था आपको, सभी वेव्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ, एवरी वेव की बात करते हैं, कोई सी भी वेव ले लीजिए उसकी स्पीड सेम रहेगी। स्पीड क्या रहेगी बेटे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो दैट इज स्पीड सेम रहती है। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटे, देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, उसने पूछा है
वेवलेंथ गिवन है, वो पूछा है कि कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी, तो आपका आंसर आना चाहिए स्पीड ऑफ द वेव्स। ठीक है, जो स्पीड है वो सेम रहती है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो कॉपी कर लेंगे बेटे इसको जल्दी से, वीडियो को पॉज करके। ओके बेटे, नेक्स्ट 8.4 क्वेश्चन को अगर हम रीड करें, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू। आप चाहें तो आप एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं बेटे। 8.4 क्या गिवन है, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल इन वैक्यूम अलॉन्ग जेड एक्सिस, यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, दिस इज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। गिवन है कि बेटे वेव कहाँ जा रही है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, so direction of propagation of the wave is along z axis. Then what they are asking you, what can you say about the direction of electric and magnetic, वो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में आप कुछ कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं भाई। जहाँ वेव जा रही है, अभी बताया था बेटे मैंने कि इलेक्ट्रिक वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक वेक्टर एंड दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव्स। ठीक है, तो दैट मीन्स EM वेव्स क्या होती है, इन विच इलेक्ट्रिक वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक वेक्टर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। दैट मीन्स जो वेव है वो दोनों के ही परपेंडिकुलर प्रोपगेट करती है। तो बेटे अगर वेव आपको मेंशन कर दिया है जेड में जा रहा है, तो जेड को लीव करके इलेक्ट्रिक बाकी दोनों एक्सेस को इसके अकॉर्डिंग, एक एक्स में आ जाएगा, एक वाई में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक में भी एक्स में है और ये वाई में है, या फिर वाई इधर कर दो, एक्स इधर कर दो। लेकिन मैंने बोल दिया है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर हम बोल देंगे कि वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, मैग्नेटिक वेक्टर वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एंड डायरेक्शन जो है बेटे इन दोनों के भी परपेंडिकुलर है, दैट इज जेड एक्सिस। तो ये एक पार्ट का आंसर हो गया बेटे आपका, दिस वाज ए पार्ट। इसको आप लैंग्वेज में लिखना, आप लिखना इलेक्ट्रिक वेक्टर इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक वेक्टर डायरेक्शन इज अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड वेव तो वो दे रखा है बेटे क्वेश्चन में आपको, जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। देन इसी क्वेश्चन में आगे भी एक पार्ट है बेटे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी बेटे बी पार्ट, फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू यू 30 मेगाहर्ट्ज। ठीक है बेटे, इसको आप कन्वर्ट करेंगे 30 × 10⁶ हर्ट्ज। ठीक है, इसको मैंने सही फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। व्हाट इज द वेवलेंथ, वेवलेंथ दे आर आस्किंग यू, सिंपलेस्ट क्वेश्चन। अभी बताया था बेटे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन होता है, म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी देखिए बेटे गिवन है आपको 30 × 10⁶, यहाँ पुट करेंगे, दिस इज़ व्हाट फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ लाइट बताने की जरूरत नहीं है मुझे, 3 × 10⁸। ठीक है, 3 × 10⁸ एंड यू विल कैलकुलेट द वेवलेंथ। वेवलेंथ निकालेंगे बेटे, वेवलेंथ है तो ऐसा यूनिट क्या आएगी बेटे, मीटर। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर आएगा किस में लिखेंगे, आंसर मीटर में लिखेंगे बेटे। वीडियो को पॉज करके पूरे क्वेश्चन को आप प्रॉपरली सॉल्व करना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटे। 8.5, एक रेडियो के लिए बैंडविड्थ, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी की बैंडविड्थ कह रहे हैं, एक रेडियो को हम ट्यून कर सकते हैं 7.5 × 10⁶ हर्ट्ज से लेकर 12 × 10⁶ हर्ट्ज, यानी कि एक रेडियो को हम ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं कितनी फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, 7.5 × 10⁶ से लेकर 12 × 10⁶। तो पूछ रहा है कि उसको जो आपको फ्रीक्वेंसी की रेंज मेंशन्ड है, ऐसे वेवलेंथ की रेंज बताइए कि वेवलेंथ की रेंज क्या होगी। बेटे वेवलेंथ की रेंज फ्रीक्वेंसी की रेंज से ही निकल आएगी। दिस इज़ व्हाट μ1, ये पहली फ्रीक्वेंसी है μ1, ये नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है, इस रेंज के बीच में हम उसको रेडियो को ऑपरेट कर रहे हैं। तो पूछ रहा है वेवलेंथ की रेंज बताइए। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेंगे बेटे, म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा। सी केयरफुली, मुझे वेवलेंथ फाइंड करनी है, वेवलेंथ इधर लेंगे बेटे, फ्रीक्वेंसी अपॉन में आ जाएगी सी के, यानी कि वेवलेंथ इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी। नाउ सी केयरफुली, लेमडा 1 की बात करें, ठीक है, क्या आएगा आपके पास, स्पीड ऑफ लाइट बेटे सारी वेव्स के लिए कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं होगा, तो सी विल रिमेन द सेम। फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे बेटे, μ1। सो आपको अगर फर्स्ट वाला मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है या मैक्सिमम, जो फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है, ठीक है, बिकॉज यहाँ देखेंगे बेटे फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा आएगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम आएगी। ठीक है, जो भी हो हमें तो कैलकुलेशन करनी है बेटे क्या आएगी। सो वेवलेंथ क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। यहाँ देखिए बेटे सी की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी μ1। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट फर्स्ट 7.5 × 10⁶, इसको कैलकुलेट करना बेटे और मीटर में आंसर लिखना। सिमिलरली अगर पूछा जाए आपसे लेमडा 2 क्या आएगा, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या वेवलेंथ आएगी, μ2 के कॉरस्पॉन्डिंग। अब आप देखेंगे बेटे यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेमडा 2 किसके इक्वल है, स्पीड ऑफ लाइट इंटू μ2। सो दैट मीन्स लेमडा 2 क्या आ जाएगा बेटे, स्पीड ऑफ लाइट, दैट मीन्स फॉर्मूला भी लिख सकते हैं आप, c अपॉन μ2 फ्रीक्वेंसी।
ठीक है, इसको लिखिए बेटे 3 इंटू 10⁸ अपॉन फ्रीक्वेंसी बेटे बताइए किस रेंज में ऑपरेट कर रही है, सो दैट इज 12 इंटू 10⁶, ठीक है 12 और ये बेटे m कैपिटल M, दैट मीन्स सही फॉर्म में लिखेंगे 10⁶। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी बेटे और फिर आप उसकी रेंज लिख सकते हैं कि λ1 और λ2 की क्या रेंज है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इन दोनों की रेंज, ऐसे आप इन दोनों की रेंज मेंशन कर देना कि λ1 से λ2 क्या रेंज आएगी, जो भी वेवलेंथ की रेंज आएगी उसको कैलकुलेट करके लिख लेना बेटे। वीडियो को पॉज करके प्लीज़ कॉपी कर लीजिए एंड एवरी क्वेश्चन शुड बी डन इन योर नोटबुक परफेक्टली, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर, आप चेकआउट कर सकते हैं बेटे, बोर्ड पे लिखा है मैंने 8.6, मैं रीड भी कर देती हूँ, आप चाहें तो आप अपनी बुक से सामने रखिए बुक को NCERT और उसको रीड करिए क्या क्वेश्चन है बेटे। सो द 8.6 क्वेश्चन, अ चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10⁹ हर्ट्ज। एक चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है बेटे कितनी फ्रीक्वेंसी से, 10⁹ हर्ट्ज, ठीक है। अब क्या कह रहा है बेटे क्वेश्चन में, वो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द EM वेव्स प्रोड्यूस्ड। सो EM वेव्स जो प्रोड्यूस होंगी दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव, वो आपको आंसर करना है बेटे कितनी फ्रीक्वेंसी की वेव्स प्रोड्यूस होंगी। पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं बेटे, कभी भी एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ EM वेव्स, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रही हूँ बेटे, सोर्स क्या है, EM वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, तो आप बताएंगे वेन एवर अ चार्ज पार्टिकल, ध्यान रखना बेटे चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, एनी चार्ज पार्टिकल, मैं जनरली बेटे चार्ज पार्टिकल के बारे में बात कर रही हूँ, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर कैसे मोशन में रहता है बेटे, एक्सेलरेटेड मोशन और बेटे ऑसिलेटरी मोशन, सो आप कह सकते हैं बेटे व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ EM वेव्स और हाउ EM वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। सो वेन एवर अ चार्ज पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द एक्सेलरेटेड मोशन और इन द ऑसिलेटरी मोशन, दोनों में से ध्यान रखना बेटे कोई भी मोशन है, एक्सेलरेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, सो दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन में है चार्ज पार्टिकल या ऑसिलेटरी मोशन में है तो वो वेव्स प्रोड्यूस करता है, दैट मीन्स वो वेव्स प्रोड्यूस करता है, एमिट करता है अपने अंदर से, और इन वेव्स को क्या बोलते हैं बेटे हम, EM वेव्स। सो ये एक मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटे कि EM वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में आता है या ऑसिलेटरी मोशन में होता है चार्ज पार्टिकल, तो वे एनर्जी को एमिट आउट करता है किसकी फॉर्म में, EM वेव्स की फॉर्म में। तो ये मैंने एक कॉन्सेप्ट बता दिया बेटे। अब क्वेश्चन में क्या कहा है आपको कि एक पार्टिकल है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल, वो ऑसिलेशन कर रहा है कितनी फ्रीक्वेंसी से, 10⁹ हर्ट्ज। बेटे अगर 10⁹ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट कर रहा है तो जो वो EM वेव्स प्रोड्यूस करेगा, EM वेव्स प्रोड्यूस करेगा, उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी बेटे, सेम। जितनी फ्रीक्वेंसी से पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है वही फ्रीक्वेंसी की वेव्स वो प्रोड्यूस करेगा। तो देखो बेटे ये तो डायरेक्ट आंसर है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी की वो वेव्स प्रोड्यूस करेगा, तो जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, 10⁹ हर्ट्ज। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8.7, अब यहाँ देखिए बेटे एक प्रॉपर्टी बताई थी, amplitude of electric vector to the amplitude of magnetic vector is constant, that constant in this case is speed of light। E0 अपॉन B0 का रेशो किसके इक्वल है बेटे, C एक ही चीज़ है वेव्स में जो कांस्टेंट है उनकी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है। क्या कहा है बेटे क्वेश्चन में, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक वेक्टर, इलेक्ट्रिक वेक्टर का एम्पलीट्यूड पूछा है आपसे, क्वेश्चन मार्क, इलेक्ट्रिक वेक्टर का एम्पलीट्यूड क्या है, सो इलेक्ट्रिक वेक्टर एम्पलीट्यूड इज क्वेश्चन मार्क, देन बेटे मैग्नेटिक वेक्टर का एम्पलीट्यूड आपको गिवन है। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटे, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। मैग्नेटिक वेक्टर इज 510 नैनो टेस्ला, ध्यान रखना बेटे, मैग्नेटिक वेक्टर इज 510 नैनो टेस्ला, दैट मीन्स 510 इंटू 10⁻⁹ टेस्ला। अब आपके पास क्या है बेटे, B0 की वैल्यू देखिए 510 इंटू 10⁻⁹, और C की वैल्यू आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट क्या है बेटे, 3 इंटू 10⁸। सो बेटे अब आप E0 निकाल लेंगे, और जब आप E0 निकालेंगे इलेक्ट्रिक वेक्टर, सो जो भी आपका आंसर आएगा दोनों को पुट करके बेटे सॉल्व करना। यूनिट बता रही हूँ बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। ध्यान रखना बेटे E0 फाइंड करना है, C बताइए क्या रखोगे, 3 इंटू 10⁸, एंड B0 आपको गिवन है, राइट। सो बेटे इसकी कैलकुलेशन करेंगे, देखिए बेटे E0 कैलकुलेट करना है, B0 इज वॉट 510 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸,
ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे बेटे, ई नॉट क्या आएगा आपके पास, ई नॉट क्या आएगा 510 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3 इंटू 10⁸ रेस्ट इज़ योर कैलकुलेशन। यूनिट मैंने आपको मेंशन कर दिया बेटे, न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। ठीक है बेटे, यहाँ पे मैं वीडियो एंड कर रही हूँ, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी क्वेश्चंस।